मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, तो मैं आशा करती हूँ आपको वो समझ आ गई होगी। फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। क्या? जहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण ए, आ, ई, ऊ, री हो और क्रमशः पर पद का प्रथम वर्ण ए, आ, ई, ऊ, री आ जाए तो उन्हें क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो आपने उदाहरण अनेक देख लिए होंगे हिंदी व्याकरण की बुक से, संस्कृत व्याकरण की बुक से। तो आज हम करेंगे गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। अब देखो, गुण किसे कहते हैं कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, क्या? पूर्व पद का, पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो। क्या? ए या आ में से कोई एक हो। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई, ऊ, री, लरी हो। तो चार गुण होते हैं बेटा। गुण कितने होते हैं? चार होते हैं। ई को ए गुण होता है, ऊ को ओ गुण होता है, लरी को अर गुण होता है और लरी को अल गुण होता है। री को अर और लरी को अल गुण होता है। तो लरी हो तो उन्हें क्या हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। जैसे हमने क्या कहा? गणेश, गण प्लस ईस। तो ये किसका? गुण संधि का उदाहरण हो गया, क्योंकि गुण हुआ है, गुणा यानी कि गुणा, गुण होना। कि गुण संधि में आपको क्या क्या वर्ण देखने को मिलेगा? या तो आपको ए दिखाई देगा जहां गुण संधि किया हमने, या ओ, या अर, या फिर अल। तो लरी के एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं, कोई एक आध मिलता है। अब ये आप लिख लेना सारा। क्या कहा है मैंने? ए, आ प्लस ई प्लस इक्वल लगा दिया कि इन ए हो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। इसी प्रकार से पहले पद का अंतिम वर्ण भी क्या आ सकता है? ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। तो इन दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा? ए गुण हो जाएगा। दोनों को मिलकर के क्या होगा? ए गुण। जैसे हमने ऊपर गणेश उदाहरण दिया था, तो ये भी क्या था? गण प्लस ईस। फिर हम अपनी डेफिनेशन घटाए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? जैसे मान लिया गणेश आ गया, आपने पहचान लिया कि गुण संधि है। पहचान कैसे करोगे? कि गुण संधि में या तो ए की मात्रा मिलेगी आपको, या ओ की मात्रा मिलेगी, या फिर अर दिखाई देगा, या फिर अल दिखाई देगा। तो अब जिसको, अब मान लिया ए आ गया, तो ए हमने किसको किया था? यहाँ देखो, आप, आपके माइंड में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि ए किसको हुआ था? ए, आ प्लस ई को क्या हुआ? ए। ठीक है, तो फिर हम जब विच्छेद करें तो आपको ध्यान रहे, आप जैसे यहाँ नरेश है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि नरेश भाई हमारी गुण संधि कहती है, ए आ गया तो गुण संधि है। गुण संधि कहती है कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो? ए या आ हो। तो नर में ए आ गया, और फिर ईश, भाई ई को, ए और ई को हुआ ना, तो इसलिए जैसे नर, ई और ए को, ई को मिलकर के ए और ई को मिलकर के क्या हो गया? ए हो गया प्लस है। और अब इसका संयोग करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? नरेश। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? विच्छेद करना है। फिर ओ है, जैसे ए या आ हो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या आ जाए? ऊ या ऊ में से आ जाए, तो उनको क्या हो जाता है? ओ गुण हो जाता है। जैसे हमने क्या किया? महोत्सव। तो महोत्सव देखो, हमारी डेफिनेशन कह रही है पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए। तो मह नहीं होता बेटा, महा होता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? आ आएगा। फिर ओ किसको हुआ था? ऊ को, तो इसको ओ को ऊ कर देंगे, आगे जैसे है वैसे ही। उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव। उत्सव का ऊ हमेशा छोटा होता है, इसलिए
क्या हो गया, ये महोत्सव संधि विच्छेद हो गया, महा प्लस उत्सव। फिर अगला है तीसरा, क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण री या री हो तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया है देवर्षि, अर दिखाई दे रहा है ना, रे, यहाँ अर का क्या है हमारा हलंत है, तो आधा रे, पैरों में कभी भी आधा रे नहीं होता है बेटा, आधा रे जो शिखर पे होता है वो आधा होता है। कोई भी वर्ण हो जो पैरों में होता है वो हमेशा क्या होता है, संपन्न होता है, और जो सिर पे बैठा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है, आधा होता है। चाहे हम कोई भी वर्ण लिखे, मान लिया अब हमने द्वंद्व लिखा, तो द्वंद्व लिखा ना, इसमें भी क्या है, द आधा है, वह पूरा है। क्यों, क्योंकि वह चरणों में है और इसके सिर पर, वह के सिर पर कौन बैठा है, द बैठा है, तो द आधा होएगा ना कि वह। ठीक है, तो इसी तरह से जो ऊपर रह होता है ये क्या होता है, आधा होता है, जो पैरों में रह होता है ये पूरा होता है, और जिस वर्ण के पैरों में होता है वो वर्ण आधा होता है। यहाँ किसके पैरों में है, पै के पैरों में है, तो पै आधा है, रे पूरा है। रे क्या है, स्वर युक्त व्यंजन है, और पै यहाँ क्या है, स्वर रहित है। स्वर रहित व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, आधा कहा जाता है। तो देखो मैं संधि करवा रही थी, ए प्लस आ प्लस री भी आ जाए तो उसे को क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहाँ हमें अर दिखाई दे रहा है, देव के व में ए है और रे, अर हो गया। तो देखो जैसे हम विच्छेद करेंगे तो हमारे ये क्लियर होना चाहिए कि अर होता है वो किसको होता है, ए प्लस री को या आ प्लस री को। ठीक है, तो अब हम विच्छेद करते समय देखेंगे देव प्लस किसको, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, री, री, और आगे हमारा क्या बच गया, सी बच गया, क्योंकि रे तो हुआ है, अब वह के ए को री को रे हुआ है, तो ठीक है ना। अब इसका मान लिया, देखो देव अर प्लस सी, जब इसका संयोग करेंगे तो ये ए तो इसको व को पूरा कर देगा, और ये रे आधा है तो ये आधा रे किस पे चला जाएगा, से पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से अनेक उदाहरण जितने आप देखोगे उतना ही आपको ज्यादा क्लियर होगा। कुछ उदाहरण मैं करवा देती हूँ एक बार आपको। 8 मिनट की हो गई है। देखो गणेश नरेश हो गया, नरेंद्र, ए आ गया, तो ए किसको हुआ, ई को, तो ध्यान रखें ए किसको होता है, ई को, तो क्या बन जाएगा, नर प्लस आगे जो भी है दर, इंदर, नर प्लस इंदर, महेंद्र, महा प्लस इंदर, तो क्या आ जाएगा, महा। हमारी डेफिनेशन कह रही है पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो तो महा, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई हो तो उसको क्या हो जाता है, ए गुण हो जाता है। ठीक है, फिर है महोत्सव, विजेंद्र, जितेंद्र। अब देखो ए है यहाँ, तो क्या ए किसको होएगा, पहले पद का प्रथम वर्ण ए हो या आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो जाए, ई हो जाए, तो उनको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या बना, जीत प्लस इंदर, जितेंद्र, गजेंद्र, वही सेम डेफिनेशन है, गज प्लस इंदर, क्योंकि ए किसको होता है, ई को, ई कर दिया है, ए को ई बना दिया और पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ आना चाहिए, गजेंद्र, सप्तर्षि। यहाँ भी देखो आपको अर दिखाई दे रहा है, सप्त के तय में ए है और रे है, अर
अर किसको होता है? री को। तो विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्त प्लस ऋषि, क्योंकि अर री को होता है, यहाँ री कर दिया हमने। सप्तर्षि, महर्षि, महर्षि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, तो इस तरह से ये समझ आ गए होंगे, आशा करती हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।